भारत का पहला मिशन था जिसे बैलगाड़ी और साइकिल पे लाद कर ले जाया गया था। लेकिन आज भारत आदित्य L1, मिशन मंगल और चंद्रयान 3 जैसी सफलताएं प्राप्त कर चुका है। तो आज हम चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट लेने वाले हैं और साथ ही में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहली स्लाइड के ऊपर। तो चंद्रयान 3 को समझते हैं। चंद्रयान 3 को समझने से पहले हम चंद्रयान फर्स्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था। ये याद रखने योग्य बातें हैं क्योंकि PSLV C57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया था। तो आपसे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आदित्य L1 को लेकर पूछ लेगा या फिर चंद्रयान फर्स्ट को लेकर पूछ लेगा। और हमारा जो चंद्रयान फर्स्ट था वह सफल हुआ था। मैं आप सभी को बता दूं कि यह सफल हुआ था और ये ऑर्बिटर वाला मिशन था। ऑर्बिटर वाला मिशन कौन सा होता है? ऑर्बिटर वाला मिशन वो होता है जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, किसी उपग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ऐसे मिशन ऑर्बिटर मिशन होते हैं। तो हमारा चंद्रयान फर्स्ट ऑर्बिटर मिशन था। अब इसकी उपलब्धि क्या थी? तो इसकी उपलब्धि यह थी कि इसने पानी की खोज की थी। चंद्रमा पे पानी था, वह ठोस अवस्था में था। ठोस अवस्था में पानी था जिसकी खोज की थी, पानी की खोज की थी जो कि ठोस अवस्था में था। अब तो ये तो हो गई चंद्रयान फर्स्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात। अब हम चंद्रयान सेकंड के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊं तो चंद्रयान सेकंड को 22 जुलाई 2019 को SLV मार्क 3M1 से प्रक्षेपित किया गया था। आपको पता होगा कि हमारा जो चंद्रयान 2 था वह आंशिक रूप से ही सफल हो पाया था, आंशिक रूप से ही। लेकिन जब सॉफ्ट लैंडिंग के समय इसके जो मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। उसमें तकनीकी खराबी आने के कारण वह वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका। तो इसने क्या किया था? आंशिक सफलता प्राप्त की थी। आंशिक सफलता प्राप्त की थी। इसने आंशिक सफलता प्राप्त की थी हमारे चंद्रयान सेकंड ने। अब हम चंद्रयान 3 के ऊपर चलते हैं। चंद्रयान 3 आप सभी को पता होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसे सार कहते हैं, श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। आप एक चीज और याद रखें, इसी चंद्रयान की डेट को याद रखकर कि इसकी जुलाई में लॉन्च किया गया था, इसे भी जुलाई में ही लॉन्च किया गया है। अगर इसका मैं टाइमिंग आपको बताऊं तो लगभग 12:35 के आसपास इसे प्रक्षेपित किया गया था। 12:35 के आसपास, ठीक है। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सतह पर 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर जाता है, सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है और भारत विश्व का पहला देश बन जाता है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला है। और वैसे चंद्रमा पे जाने वाला भारत चौथा देश है विश्व का। अब इसरो ने जैसे ही वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, हमारे जो लैंडर है उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो इसरो की ऑफिशियल साइट से हमें कुछ जानकारियां देखने को मिलती है, कुछ अपडेट्स देखने को मिलती है। इसरो ने यह जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी शेयर की है।
आइए कौन कौन सी अपडेट है उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इसकी अपडेट को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी अपडेट निकल के आती है, यानी कि 23 अगस्त को तो वह वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग कर ही लेता है। अब 24 अगस्त की बात है। 24 अगस्त को कौन सी अपडेट निकल के आती है? चंद्रयान 3 रोवर भारत में निर्मित। यानी कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो चंद्रयान 3 का जो रोवर है वो चंद्रयान 2 की तरह ही भारत में निर्मित है, और हमारा जो चंद्रयान फर्स्ट का जो भी चीज थी वो भारत में निर्मित नहीं थी। आपको मैंने जैसा कि बताया कि चंद्रयान फर्स्ट एक ऑर्बिटर वाला मिशन था, उसमें अन्य देशों का सहयोग लिया गया था, लेकिन जो चंद्रयान 3 है वह कंप्लीट रूप से भारत में निर्मित है। चंद्रमा के लिए बनाया गया CH-3 यानी कि चंद्रयान 3 रोवर लैंडर से नीचे उतरता है और भारत ने चंद्रमा की सैर की। यानी कि 24 अगस्त को एक वीडियो आता है इसरो के सोशल मीडिया के ऊपर, जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है कि लैंडर से रोवर निकलता है और वह वहां पे चहलकदमी करता है चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। इसका एक वीडियो भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 27 अगस्त को विक्रम लैंडर पर एक पेलोड लगाया गया है जिसका नाम है CHA-STE पेलोड। यह क्या करता है? यह तापमान को डिनोट करता है कि चंद्रमा की सतह पे तापमान कैसा है। और मैं आपको तापमान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात बताऊं तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जो तापमान है, जो धरातलीय तापमान है, जैसे ही हम चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की जैसे ही हम अंदर जाते हैं, यानी कि सतह के अंदर जैसे ही जाते हैं, तो कुछ ही मीटर के अंदर तापमान इतनी तेज गति से नीचे गिरता है, यानी कि बहुत ही जल्दी उसका तापमान गिरने लग जाता है। तो ये एक विशेषता थी दक्षिणी ध्रुव के धरातलीय तापमान और धरातल से जस्ट अंदर के तापमान को लेकर। तो पेलोड होता है जो पहला अवलोकन करता है। ये 27 अगस्त की अपडेट थी। उसके बाद 28 अगस्त की अपडेट है। इसमें है एक LIBS, एक लिब्स उपकरण है जो चंद्रमा की सतह पे यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि करता है। सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि करता है, यानी कि एस की पुष्टि करता है सल्फर की। सल्फर क्या काम आते हैं? आपने सुना होगा कि सल्फर क्षारीयता की मात्रा को कम करता है। मिट्टी जब ज्यादा क्षारीय हो जाती है तो वह अनउपजाऊ हो जाती है। तो क्षारीयता की मात्रा को कम करने का महत्वपूर्ण गुण है सल्फर का। तो सल्फर की पुष्टि करता है। ऐसे तो सल्फर की पुष्टि अन्य एजेंसी द्वारा भी की जा चुकी है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे उतरकर भारत विश्व का पहला देश है जिसने सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। अन्य अपडेट्स के बारे में जानते हैं कि 30 अगस्त को कौन सी अपडेट आई है। एक है APXS ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 रोवर छोटे तत्वों की पुष्टि का पता लगाता है। अब वो छोटे तत्व कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। और एक चीज और देख लीजिए, जो रोवर है, रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। रोवर का नाम प्रज्ञान रोवर रखा गया है। 31 अगस्त 2023 ILSA यानी कि इल्सा लैंडिंग सतह के आसपास की गतिविधियों को सुनता है। यानी कि जो हमारा जो इल्सा उपकरण है वह आसपास की गतिविधियों को सुन सकता है। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि चंद्रमा पे अगर कोई भूकंपीय घटना घटित होती है तो वह सुन सकता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक भूकंप की घटना को भी यह सुन सकता है। भूकंपीय घटना को भी सुन सकता है।
और ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पे भूकंप भी आया था। और उसके बाद 4 सितंबर को अपडेट निकल के आती है। लैंडर और रोवर स्लीप मोड में है, यानी कि 4 सितंबर को स्लीप मोड में है, यानी कि हमारा जो लैंडर और रोवर है वह वहां पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे टोटल 12 दिन तक वहां पे रहा है। 12 दिन तक वहां पे खोज की है। वैसे तो चंद्रमा पे जो दिन होते हैं वो हमारी पृथ्वी के दिन के मुकाबले ज्यादा होते हैं, यानी कि हमारे पृथ्वी पर एक दिन है तो चंद्रमा पे 24 दिन होंगे, यानी कि वहां पे 24 नहीं 28 दिन होंगे, यानी कि वहां पे 14 दिन की रात होती है और 14 दिन के ही दिन होते हैं। तो वहां पे हमारा जो है वो लगभग कितने दिन रहा है? 12 दिन। ठीक है, 12 दिन तक ही खोजबीन कर पाया है। उसके बाद स्लीप मोड में डाल दिया गया है। स्लीप मोड में डालने का एकमात्र कारण यह है कि शाम को दक्षिणी ध्रुव पे जो -डिग्री में जो तापमान जाता है ना, यानी कि जैसे ही रात हो जाती है दक्षिण ध्रुव पे, अब वो रात 14 दिन तक रहने वाली है। अब जो तापमान है वह -200 डिग्री तक चला जाता है। -200 डिग्री तक तापमान चला जाता है चंद्रमा की सतह का। ठीक है, तो इसलिए उनको स्लीप मोड में डाल दिया गया है ताकि वह जब भी उठे, यानी कि अपनी नींद से जागे। ऐसा कहा जा रहा है इसरो के द्वारा, जब भी वह अपनी नींद से जागेंगे तो उनके ऊपर जो लगाए गए हैं सौर पैनल, उनकी दिशा सूर्य के सामने ही रखी गई है और उनकी बैटरी को पूर्णतया चार्ज करके रखा गया है। अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं है कि कोई 14 दिन तक इतने -डिग्री तापमान में वहां पे रह पाए, लेकिन इसरो का दावा है कि वह वहां पे रह सकता है। तो 22 सितंबर को जागने की ऐसे कोशिश की जा रही है कि 22 सितंबर को वह जाग जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि यह 22 सितंबर की डेट को बढ़ा दिया गया है, यानी कि 23 सितंबर को बताया गया कि 23 सितंबर को जागेगा। लेकिन अभी तक इसरो द्वारा कोई भी इसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है, तो इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। हाँ, आगे चलते हैं। अब वो छोटे छोटे तत्व कौन से हैं? एक तो है एल्यूमिनियम, एक है सिलिकॉन, एक है कैल्शियम, एक है आयरन। जैसे प्रमुख अपेक्षित तत्वों के अलावा सल्फर, जो कि मैंने बता दिया, सल्फर समेत दिलचस्प छोटे छोटे तत्वों की उपस्थिति की खोज की है। ठीक है, इतनी तत्वों की खोज की जा चुकी है। लैंडर और रोवर स्लीप मोड में है, और मैंने बता दिया कि स्लीप मोड में क्यों रखे गए हैं, क्योंकि -डिग्री तापमान के कारण। और मैंने वहां की दिनचर्या भी आपको बताई कि 24 दिन तक वहां पे 14 दिन तक वहां पे सूर्य का प्रकाश रहता है और 14 दिन के लिए वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है। तो 22 सितंबर को जागने की, लेकिन इसको 23 सितंबर बोला गया इसरो के द्वारा कि 23 सितंबर को हम इसकी अपडेट देंगे, लेकिन अभी तक कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिली है। और 26 अगस्त को, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो इल्सा उपकरण है वो छोटे मोटे कंपन को सुन सकता है, तो 26 अगस्त को एक भूकंप आया था। 26 अगस्त को भूकंप आया था, उसके झटके सुने थे उन्होंने, इल्सा उपकरण ने। तो उपकरण से क्या हुआ, जैसे हम पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है, आंतरिक सतह को जानने के लिए भूकंप की कौन कौन सी तरंगे होती है? P, S और L, ये 3 तरंगे होती है। तो P तरंगे क्या होती है? तीनों माध्यमों में ट्रेवल करती है। S तरंगे द्रव माध्यम में ट्रेवल नहीं करती है, और L तरंगे तो धरातलीय तरंगे है। तो जो भी भूगोल के स्टूडेंट है उनको भली भांति पता है कि P, S और L तरंगे किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में इन तरंगों का योगदान रहा है। तो इसी प्रकार से हम चंद्रमा पे आए भूकंप से P, S और L तरंगों से देखा जाए तो हम चंद्रमा की आंतरिक संरचना के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि चंद्रमा का आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। क्या वहां पे ठोस अवस्था में आंतरिक संरचना है, या कहीं पे द्रव अवस्था है चंद्रमा के आंतरिक संरचना के अंदर, या फिर कहीं पे खालीपन है, तो हम ये जान सकते हैं। ठीक है, तो हमने महत्वपूर्ण अपडेट देख ली है और मैंने आपको बता दिया है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है
कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और जुलाई माह के अंदर ही चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया था, यह भी मैंने आपको बताया। और यह 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। शाम को 6:04 के आसपास यह सॉफ्ट लैंडिंग की है उसने वहां पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि 23 अगस्त को उसने चंद्रमा की सतह पे लैंड किया है, अपने आप को 23 अगस्त को लैंड किया है। और इसका टाइमिंग मैं आपको बता दिया है कि लगभग शाम के समय लैंड किया है। ठीक है, अब है मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया। तो भारतीय इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे सार के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा मैंने आपको अभी बताया है कि सार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको यहां से लॉन्च किया गया है। साथ ही में आप यह भी याद रख सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु में स्थित है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, DRDO के नाम से जानते हैं। ठीक है, DRDO के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है? तिरुवनंतपुरम में यह सेंटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो भारत विश्व का पहला देश बन चुका है। ऐसे तो चंद्रमा की सतह पे उतरने वाले कौन कौन से देश हैं, आइए उनके बारे में मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले तो अमेरिका, फिर है रूस, चीन और चौथा देश है भारत। याद रखें कि भारत चंद्रमा की सतह पे उतरने वाला चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला विश्व का पहला देश है। तो अमेरिका की कौन सी एजेंसी है? अमेरिका की एजेंसी का नाम है नासा। ठीक है, ज्यादातर क्या किया जाता है कि नासा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोसमोस, यह रूस की एजेंसी है। चीन की एजेंसी है CNSA, यह चीन की एजेंसी है। और भारत की आपको पता ही होगा, इसरो भारत की एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड किया गया? तो चंद्रयान 3 को अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे इसको लैंड किया गया है, और मैंने इसका टाइमिंग भी बताया। कब लैंड किया गया है इसको? 23 अगस्त 2023 को इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया गया है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LVM-3M4 से इसको लॉन्च किया गया है। अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसका उपनाम है बाहुबली। इसका उपनाम बाहुबली है। इसका उपनाम बाहुबली क्यों पड़ा? क्योंकि यह अभी तक एक बार भी असफल नहीं हुआ है। एक बार भी यह असफल नहीं हुआ है, इसने हर बार सफलता प्राप्त की है, इसलिए इसका नाम बाहुबली पड़ गया है। अगर मैं LVM की फुल फॉर्म की बात करूं तो LVM की फुल फॉर्म हो जाएगी LVM की लॉन्च व्हीकल मार्क, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये आप देख रहे हो ना M3 M4, ये इनके अपग्रेडेड वर्जन है। जैसे मोबाइल में अपग्रेडेड वर्जन आते हैं ना, सैमसंग गैलेक्सी S7, सैमसंग गैलेक्सी 10, 11, iPhone 7, iPhone 10, इसी प्रकार से इनके अपग्रेडेड वर्जन भी आते हैं।
अब पीएसएलवी की फुल फॉर्म बताऊं मैं आपको, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये पीएसएलवी की फुल फॉर्म है। इसी प्रकार से एसएसएलवी की फुल फॉर्म हो जाएगी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसी प्रकार से जीएसएलवी की फुल फॉर्म हो जाएगी, एक मिनट रुकिए, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है। तो मिशन चंद्रयान की थीम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको पहली बार ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। जैसे जो मार्स मिशन था हमारा, मार्स मिशन मंगल वाला, उसको शॉर्ट में कहा जाता है मॉम, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन यह 2014 वाला मिशन है। 2014 को भारत में इसमें सफलता प्राप्त हो चुकी थी। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी थीम रखी गई थी मिशन मंगल की। और चंद्रयान 3 की थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी है साइंस ऑफ द मून, यह इसकी थीम रखी गई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? एक तो होता है लैंडर, एक होता है रोवर। ठीक है, तो देखो लैंडर का नाम क्या रखा गया है? लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। लैंडर का नाम क्या रखा गया है? विक्रम। रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान। आदित्य L1, यह तो सूर्य का मिशन है जो कि 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। और ये L1 है ना, L1 यह है लैग्रेंज पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लैग्रेंज पॉइंट हो जाएगी। और बाहुबली के नाम से, जैसे मैंने कि बताया, LVM यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क को बाहुबली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 के रोवर को क्या नाम रखा गया है? ठीक है, अब हम जैसे व्याख्या करते जा रहे हैं क्वेश्चनों की, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि रोवर का क्या नाम रखा गया है। रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। मैंने लैंडर के बारे में बता दिया, लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। आदित्य L1 और बाहुबली के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए, हमें हर प्रकार से अवेयर रहना चाहिए। रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे रितु करिधल को जाना जाता है। रितु करिधल वही है कि 2014 वाले मंगल मिशन था जिसके उप निदेशक संचालक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इन्हें अब रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और एक है मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया। मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, यह थेसी थॉमस को कहा गया है। थेसी थॉमस को मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहा गया है। उसके अलावा मैं बात करूं तो मिसाइल मैन किसे कहा गया है? मिसाइल मैन किसे कहा गया है? तो मिसाइल मैन कहा गया है, सभी को पता होना चाहिए मिसाइल मैन किसे कहा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम को कहा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम को कहा गया है। एक मिनट रुकिए, अच्छे से लिख लेते हैं इसको भी। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और एक और है
रॉकेट मैन किसे जाना जाता है? रॉकेट मैन। तो के सिवान को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है और ये सारे की सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है, पक्का आने लायक है, तो इन सभी को मार्क कर लीजिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन है? तो पी वीर मुथुवेल इसके परियोजना निदेशक है। पी वीर मुथुवेल इसकी परियोजना निदेशक है। तो आप यह पूछेंगे कि किरण रिजिजू जी कौन है? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी पृथ्वी विज्ञान मंत्री है हमारे। और अभी आप यह पूछे कि पी वीर मुथुवेल ने परियोजना निदेशक की है, यानी कि परियोजना निदेशक है, तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? कि हमने तो इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। ठीक है, आपको ऑप्शन में एस सोमनाथ भी देखने को मिलेगा। तो ये तो इसरो के अध्यक्ष है, लेकिन चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन है? तो आपको पक्का यही क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन कहूंगा मैं इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन के ऊपर चले तो चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? तो देखो, लैंडर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लैंडर है, रोवर भी है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। ठीक है, ऑर्बिटर इसमें नहीं है। ऑर्बिटर क्या होते हैं? ऑर्बिटर के बारे में मैं आपको बताऊं कि चंद्रयान फर्स्ट एक ऑर्बिटर वाला मिशन था। ऑर्बिटर में क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए कि ये चंद्रमा है और चंद्रमा ये इसका ऑर्बिटर है। हर एक ग्रह का, हर एक उपग्रह का एक ऑर्बिटर होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल को निष्प्रभावी रूप में रखता है। तो ऑर्बिटर में क्या है, कोई भी हमारा जो यान है वो यहां पे प्रक्षेपित कर दिया जाता है इस ऑर्बिटर में। फिर ये क्या करता है कि चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाएगा और चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद जानकारी इकट्ठा करता है। जैसे कि हमारे जो मंगल मिशन यान था उसमें भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था कि मंगल मिशन एक ऑर्बिटर वाला मिशन था, वह मंगल के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यह चंद्रयान फर्स्ट के अकॉर्डिंग हो गया। लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है? यह क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था जब हम इसकी अपडेट ले रहे थे, महत्वपूर्ण अपडेट ले रहे थे, तो मैंने इसको यह बताया था कि चासेट उपकरण है वह किस काम में आता है? चासेट उपकरण वह आता है तापमान डिनोट करने में। और मैंने यह भी बताया था कि चंद्रमा के जो सतह का तापमान है, जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो तापमान में भारी गिरावट देखने को हमें मिलती है। तो इसका आंसर तो चासेट हो जाएगा, STE हो जाएगा। और इल्सा उपकरण क्या होता है? ये कंपन डिनोट करता है। ठीक है, कंपन मापने के काम आता है। ठीक है, इल्सा उपकरण कंपन मापने के काम आता है। और 26 अगस्त को भूकंप आया था, 26 अगस्त को भूकंप आया था, यह भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। भूकंप की कौन कौन सी किरणें होती है? P, S और L तरंगे होती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम रखा गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका उपकरण का नाम रखा गया है क्रायोजेनिक इंजन 20। इसका उपकरण का नाम रखा गया है क्रायोजेनिक इंजन 20। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। चंद्रयान फर्स्ट मिशन को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये तिथियां बिल्कुल सोच समझ के रखी जाती है कि इस तिथि को लॉन्च करना है, क्योंकि इस तिथि के बाद उसे जाना होता है। जो भी प्रोसेस होता है ना इनको प्रक्षेपित करने का, वह नियमबद्ध तरीके से होता है। तो तिथियां सब पहले से ही फिक्स कर ली जाती है कि इस तिथि को लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन। चंद्रयान सेकंड मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान सेकंड को कब लॉन्च किया गया था?
इसे लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। इसने आंशिक सफलता प्राप्त की थी जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन यह पूर्णतः सफल नहीं हुआ था। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन। 17वें नंबर का क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वह किस देश की विदेश यात्रा पे थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को यहां पे लाने की क्या जरूरत है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज चैनल्स देखते हैं, टीवी चैनल्स देखते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब चंद्रयान हम 3 को प्रक्षेपित कर रहे थे सतीश धवन श्रीहरिकोटा से, तो नरेंद्र मोदी का भाषण था किसी स्टेडियम के अंदर, वो वहां से बोल रहे थे कि रिवर्स काउंटिंग की गुंज सुनाई दे रही है। चंद्रयान 3 की रिवर्स काउंटिंग की गुंज सुनाई दे रही है। तो वो उस समय भारत में नहीं थे, वो उस समय किसी विदेश यात्रा में गए हुए थे। तो वो कौन सी विदेश यात्रा में गए हुए थे? वो फ्रांस की विदेश यात्रा पे गए हुए थे। ठीक है, फ्रांस की विदेश यात्रा पे गए हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा? तो ये 1968 की बात है, आपने सुना होगा। एक मिनट रुकिए। अपोलो 11 नामक यान से, और कौन थे इसमें थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सब जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कदम रखने के जस्ट 19 मिनट बाद किसी और व्यक्ति ने भी चंद्रमा की सतह पे कदम रखा था। उनका नाम है बज एल्ड्रिन। ठीक है, बज एल्ड्रिन। तो इनका भी अच्छा योगदान रहा है, तो इनको भी हमें याद रखना चाहिए। लेकिन जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वह इस मिशन के कैप्टन के रूप में थे, तो उन्होंने पहला कदम रखा है। वैसे इस मिशन में 3 लोग थे। और एक चीज और आपको मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि कल्पना चावला और राकेश शर्मा ने अभी तक चंद्रमा की सतह पर कदम नहीं रखा है। वह अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले मैन और पहले वुमन है जरूर। जैसे कि कल्पना चावला पहली महिला बन जाएगी जो कि अंतरिक्ष में गई थी, और राकेश शर्मा जी थे वह पहले पुरुष बन जाएंगे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड है हमारी। और हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 लॉन्च किया था? तो ये किसने लॉन्च किया था? ये रूस ने लॉन्च किया था। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था भारत ने अपना पहला रॉकेट। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने डिटेल भी लिख रखी है। पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। इसने भारत स्पेस प्रोग्राम की ऐतिहासिक शुरुआत की थी। ठीक है, जिसको आप अभी इसरो के नाम से जानते हैं, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसका नाम पहले इसरो नहीं था, उसका नाम पहले था इनकोस पर इसको पहले नाम था, इसका नाम पहले इसरो नहीं था। ठीक है, और इसे कब इसरो की स्थापना, इसको कब इसका नाम बदल दिया गया? ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर के ऊपर 15 अगस्त 1969 को इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम में काम आए, मैं तो यही आशा करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।